दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और किसी को कोई नुकसान पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक दृश्य केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि समाज में सोच और जागरूकता भी फैलाना है, ताकि हम रिश्तों, भावनाओं और जिंदगी के सच को बेहतर तरीके से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मजबूरी में बंधा एक रिश्ता, एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुहानी रणदीप के दादाजी से मिलती है। दादाजी उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करवाने के लिए दबाव देते हैं। अब देखते हैं आगे। सुहानी ने आगे आते रणदीप को देखा, जो कि अब तेजस से बात कर रहा था। उन दोनों के बीच से निकलते हुए सुहानी ने धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वो अब वहां से चली गई। उसे जाते हुए रणदीप ने एक नजर देखा और फिर तेजस को, जो कि सुहानी को ही देख रहा था। रणदीप को गुस्सा आया, पर उसने अपना गुस्सा दबाते हुए तेजस से अपनी कठोर आवाज में कहा, चलो बाद में मिलता हूं तुमसे। तेजस ने हाँ में सिर हिलाया तो रणदीप अब वहां से चला गया। उसके जाते ही तेजस ने सांस लेते हुए यश से कहा, यार ये तेरा भाई भी ना किसी दिन हार्ट अटैक करवा कर मानेगा। इस पर यश ने कहा, और तू पिट कर मानेगा, एटलीस्ट सुहानी को तो बख्श दे यार। तेजस ने हंसते हुए कहा, अरे यार मैंने क्या किया, गलती उसकी है। शी इज सो ब्यूटीफुल। वैसे ये है कौन? यश ने उसे सुहानी की असलियत छुपाकर उसे बताते हुए कहा, दादू की कोई दूर की रिश्तेदार है। असल में दादाजी ने यश को भी बताया था कि फिलहाल वो सुहानी के बारे में किसी बाहर वाले से कुछ न कहे। इधर सुहानी जैसे ही रूम में पहुंची कि उसके पीछे पीछे रणदीप भी रूम में एंटर हुआ। उसने सुहानी को अजीब सी नजरों से घूरा तो सुहानी ने कुछ सोचते हुए उससे अपनी आंखें फेर ली और बाथरूम की ओर जाने को हुई ही थी कि अगले ही पल रणदीप ने उसे उसकी बाजू से पकड़कर अपने सामने करते हुए गुस्से में पूछा, नीचे क्या कर रही थी तुम? रणदीप को इस कदर गुस्से में देखकर सुहानी थोड़ी घबराई और उसने मिमियाते हुए कहा, कुछ नहीं। तो रणदीप ने उसका जवाब सुनते ही गुस्से में उसकी बाजू पर पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, कुछ नहीं तो उस तेजस से क्या तुम्हारा भूत बात कर रहा था? देखो लड़की, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और कान खोलकर सुन लो। तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरे बच्चे को लाने का एक जरिया हो। यहाँ पर तुम सिर्फ मेरे लिए आई हो, रिश्ते बनाने नहीं। इसीलिए बस तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए, समझी? सुहानी ने रणदीप की मजबूत गिरफ्त में दर्द सहते हुए कहा, समझ गई। उसकी गर्दन को हिलता देख रणदीप ने अब उसे छोड़ा और जैसे ही मुड़ने को हुआ था कि उसने रुककर उससे पूछा, अब दर्द ठीक है? सुहानी समझ गई थी कि वो किस दर्द की बात कर रहा है, मगर वो कैसे हाँ कहे। एक दर्द को भुला नहीं पाई थी कि रणदीप ने उसे दूसरा दर्द दे दिया। उसे अब रणदीप पर जरा भी भरोसा नहीं था। क्या पता वो उसके ना कहने पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। ऐसे में ये सोचकर वो डर से कांपती हुई सिर उठाकर रणदीप की आंखों में देखने को हुई कि उसकी सर्द आंखों ने उसे और अधिक डरा दिया। तो सुहानी ने झट से कांपते हुए ही हाँ में सिर हिला दिया। उसे एक नजर देखकर रणदीप ने कहा, गुड, बी रेडी आफ्टर डिनर। सुहानी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और उसके जाते ही सुहानी की आंखों से अनगिनत आंसू बहने लगे। उसे अपनी हालत पर अब गुस्सा आ रहा था, मगर इसकी जिम्मेदार वो खुद ही थी। रात के खाने के बाद सुहानी ने आज फिर रूम में ही डिनर किया था, बल्कि आज तो रणदीप भी उसके साथ नहीं था। रणदीप का इस तरह उसे अपनी फैमिली से दूर रखना आज सुहानी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसने साफ शब्दों में तो नहीं मगर अपनी बातों से ये स्पष्ट कर दिया था कि वो उससे और उसकी फैमिली से दूर रहने को कह रहा है। थोड़ी देर बाद बैल्कनी में छोटी सी वॉक करने के बाद सुहानी रूम में आई तो बेड पर उसे रणदीप बैठा हुआ मिला। वो उसे देखकर एक बार फिर सिहर उठी थी। वहीं रणदीप ने उसे आते देखा तो अब अपना फोन साइड में रखकर उठ खड़ा हुआ। सुहानी छोटे कदमों से धीरे धीरे चलकर उसके पास पहुंची थी।
मगर रणदीप ने उसे साइड कर पहले जाकर बैल्कनी के डोर क्लोज करके पर्दे डाले। इस बीच सुहानी के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। वो रणदीप के अगले कदम का इंतजार कर रही थी कि तभी वो उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसने धीरे से सुहानी के पेट पर हाथ ले जाकर उसकी नाइट गाउन की नॉट को खोलकर आहिस्ता से उसका श्रग उतार कर दूर सोफे पर फेंका तो सुहानी के रोंगटे खड़े हो गए। मगर आगे बढ़ने के बजाय रणदीप ने सुहानी की लाल बाजू को देखते हुए पूछा, ये कैसे हुआ? सुहानी पहले तो उसकी आवाज सुनकर ही डर गई, मगर जब उसे रणदीप की बात का मतलब समझ आया तो वो खुद को संभाल नहीं पाई और उसने रोते हुए कहा, पता नहीं, शायद अपने आप हो गया। रणदीप ने अपने दांत भींचते हुए कहा, ये अपने आप कैसे हो गया? उसने आगे कुछ कहना चाहा था कि उसे याद आया कि अभी शाम को ही तो उसने ही तो उसे सब याद आ गया। तो ऐसे में सुहानी से अलग होकर उसने ड्रॉर से फर्स्ट एड किट निकालकर उसमें से एक ऑइंटमेंट निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, सोने से पहले इसे लगा लेना। सुहानी ने अपने आंसू पोंछकर मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रणदीप ने थोड़े गुस्से में कहा, जो कह रहा हूं वो करो, और हाँ, सॉरी फॉर दैट। सुहानी ने सिर उठाकर रणदीप को घूर कर देखा तो रणदीप ने ऑइंटमेंट बेड के साइड में रखते हुए कहा, आगे से ऐसा नहीं होगा, पर ध्यान रहे, मुझे जरा भी नहीं पसंद कि कोई मेरी किसी भी चीज को छुए। आइंदा से तेजस से दूर रहना। सुहानी को अब रणदीप की बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, मैं आपकी कोई चीज नहीं हूं और ना ही मुझे किसी के पास जाने का शौक है। वो लड़का खुद मेरे पास आया था। इतना कहकर वो रणदीप के पास से निकलकर जाने को हुई ही थी, पर रणदीप ने वापस से उसे उसकी उस लाल पड़ चुकी बाह से पकड़ते हुए अपनी गहरी आवाज में झुककर उसके कान में कहा, चीज ना सही, पर हो तो तुम मेरी ही ना। सुहानी ने रणदीप की आंखों में नफरत से देखा। सच कहे तो उसे इस इंसान से अब नफरत सी होने लगी थी। कितना बेदर्द था वो, उसे उसके दर्द से फर्क ही नहीं पड़ता था। दोनों एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देख रहे थे कि तभी रणदीप ने झुककर एक झटके में सुहानी को उसकी गोद में उठाते हुए कहा, मुझे पूरी रात बहस करने में नहीं गुजारनी है। सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, बहस आप कर रहे थे, मुझे आप कुछ बोलने का मौका ही कब देते हैं? रणदीप ने सुहानी को लगभग बेड पर फेंकते हुए कहा, ओह रियली? तो अभी ये कौन बोल रहा है? सुहानी ने उसकी बात का कोई जवाब देना चाहा, मगर उससे पहले ही रणदीप ने झुककर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। ये दोनों शायद पहले ऐसे कपल थे जिनका मिलन भी हो रहा था तो गुस्से में। ना तो इन लम्हों में मोहब्बत थी, ना ही कोई और भावना। तो फिर था क्या कि उसके इस स्पर्श से ही सुहानी की आंखें खुद ब खुद बंद हुई और धीरे धीरे रणदीप उसे आज गहराई से चूमने लगा। रणदीप की खुद भी आंखें इस वक्त बंद हो चुकी थी और धीरे धीरे वो किस पैशनेट किस में बदला, मगर सिर्फ रणदीप की तरफ से। तन्हा तो दोनों ही थे अपने एहसासों में, पर ये लम्हा जरा ज्यादा बेवकूफ निकला। ना मोहब्बत थी, ना नफरत मुकम्मल, फिर भी जिस्मों ने एक दूसरे को चुन लिया। सुहानी की सांसें तेज थी, उसकी आंखों में सवाल थे, पर होंठ अब भी रणदीप की जकड़ में बंधे हुए थे। वो पीछे हटने लगी, पर रणदीप ने उसकी कलाई थाम ली। कुछ मिनट बीतने के बाद रणदीप जब रुका तो वो दोनों ही अब हाँफने लगे थे और तेज तेज सांसें लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद सामान्य होने के बाद रणदीप ने कटाक्ष करते हुए पूछा, तो हो गई बोलती बंद? इस पर सुहानी ने उससे मुंह फेरते हुए कहा, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। रणदीप ने कुछ हैरानी से पूछा, क्यों? तो सुहानी ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बगैर कपड़ों के देखने का। रणदीप ने ये सुनते ही कहा, अच्छा, बट मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे सामने कपड़े उतारने में। सुहानी ने गुस्से में कहा, आप तो हैं ही बेशर्म। रणदीप ने सुहानी का मुंह पकड़कर अपने सामने कर उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से दबाकर उसे देखते हुए कहा, आज बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो? एक बार फिर
उसकी वही सर्द आवाज को सुनकर सुहानी अंदर तक कांप उठी। उसने अपना थूक निगला और डर से अपनी आंखें भींच ली कि ना जाने आगे अब वो क्या करने वाला था। सुहानी अब अपनी आंखें मूंदकर चुपचाप लेटी रही तो वहीं रणदीप ने लाइट ऑफ नहीं की और कुछ ही देर में उसके कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसने झुककर सुहानी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम आंखें खोल सकती हो, मैंने लाइट्स ऑफ कर दी है। सुहानी ने उसकी बात सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोली तो अपने ऊपर झुके रणदीप को मुस्कुराते देखकर उसने उसे धकेलते हुए गुस्से में कहा, यू चीटर। उसे लगा ही था कि लाइट ऑफ नहीं हुई है। वहीं रणदीप ने वापस उसे अपने नीचे घेरते हुए कहा, अब क्या, अब तो तुम सब देख चुकी। सुहानी ने रोता हुआ चेहरा बनाया तो रणदीप और अधिक मुस्कुराने लगा। वहीं उसे मुस्कुराते देख सुहानी एक पल को हैरान थी। उसे नहीं पता था कि ये इमोशनलेस आदमी मुस्कुराता भी है। उसने अब तक में ये पहली बार देखा था जब वो मुस्कुराया था। सुहानी उसकी आंखों में खो गई और रणदीप वो झुका और उसने एक बार फिर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसकी नाइटी को खोलना शुरू कर दिया। उसके होठों को चूमकर अब वो नीचे आते हुए उसके गले को हौले हौले मगर इस बार बहुत प्यार से चूमने लगा था। आज उसका हर एक स्पर्श पहले से अलग था। वो काफी जेंटल था उसके साथ। सुहानी की नाइटी भी बेड पर खुलकर कहीं गुम हो गई और वो रणदीप की बाहों में समा गई। आज सब कुछ इतना अलग था कि सुहानी को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। उल्टा उसे तो सच कहें तो रणदीप का छूना अच्छा लगा। उसने आज फिर से रणदीप के गले में अपनी बाहें डाली थी और वो उसे देख रही थी। वहीं रणदीप ने भी अब उनके बीच के सारे फासले मिटाकर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके नाजुक अंगों को अपनी उंगलियों से फिर अपने हाथ से छुआ तो सुहानी ने धीरे से सिसकी ली और उसी के साथ अपनी आंखें मीच ली। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा था, पर जो भी हो रहा था उसे अच्छा लग रहा था। मगर क्यों क्यों उसे रणदीप का छूना बुरा नहीं लग रहा था। रणदीप अब धीरे धीरे उसके शरीर को सहला रहा था तो कभी उसके उभारों को अपने होठों से छूते हुए शरारत कर रहा था। वहीं सुहानी उसकी तेज होती हरकतों पर सिसकियां भर रही थी। दोनों के होंठ एक बार फिर एक दूसरे के होठों से मिले और एक बार फिर रणदीप ने उसके नर्म होठों को अपने होठों से चूमा। धीरे धीरे रूम में उन दोनों की सांसों का शोर बढ़ने लगा था। आज रणदीप कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था। हफ्ता बीता और फिर वो दिन भी आखिर आ ही गया जिसके लिए दोनों यहाँ रुके हुए थे। सुबह का समय था। मेहरा मेंशन के अंदर वो बड़ा सा हॉल ताजे महकते फूलों से सजा महक रहा था, मगर महज औपचारिकता भर की महक। माहौल में उत्सव की जगह चुप्पी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। हवन कुंड में लौ जल रही थी। गिने चुने घर के सदस्य मौजूद थे, जिनमें घर के कुछ भरोसेमंद नौकर भी शामिल थे। दादाजी की आंखों में कठोर संतोष था। बाकी सब चुप थे, जैसे किसी कोर्ट के आदेश पर कोई सजा पूरी की जा रही हो। रणदीप ने इस वक्त सफेद रंग की शेरवानी पहनी थी। वही ठंडी आंखों और सख्त चेहरे के साथ वो मंडप में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे शरीर वहां हो और आत्मा कहीं और। थोड़ी देर बाद डिम्पी जी के साथ सुहानी सीढ़ियों से उतरती नीचे हॉल में आई। लाल रंग के खूबसूरत लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर ब्राइडल मेकअप तो नहीं किया था, पर हाँ, हल्का फुल्का मेकअप जरूर किया था। माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर लाली, लेकिन चेहरे पर स्पष्ट थकान और मन की शांति से कोसों दूर। उसके कदम भारी थे, मानो आंखों में किसी अधूरे सपने का बोझ था। बोझ तो था ही, आखिर वो भी एक लड़की थी और उसके भी अपनी शादी को लेकर कुछ अरमान थे, जो आज एक बार फिर चकनाचूर हो रहे थे। इतना बुरा उसे कोर्ट मैरिज के समय नहीं लगा, जितना कि आज इस रीति रिवाज से हो रही इस शादी को लेकर लग रहा था। सुहानी रणदीप के पास जाकर खड़ी हुई तो रणदीप भी पंडित जी के कहने पर उठ खड़ा हुआ और अब दोनों को एक दूसरे को वरमाला पहनाने को कहा गया। बिना एक दूसरे पर ध्यान दिए दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो यश ने चुटकी लेते हुए कहा, भाई भाभी की तरफ देखिए तो सही, वरना फोटोज अच्छी नहीं आएंगी।
यश के कहने पर रणदीप ने अब अपनी नजर उठाकर ठीक से सुहानी को देखा तो सुहानी की नजरें अब भी झुकी हुई थी। वरमाला के बाद पंडित जी के कहने पर दोनों मंडप में अग्नि के समक्ष बैठ चुके थे। पंडित जी ने मंत्रोच्चार से विवाह की विधि शुरू की। पंडित जी ने जैसा जैसा कहा दोनों ने वैसा ही किया। अब पंडित जी फेरों की तैयारी करवाते हैं। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप बैठे। रणदीप आगे चल रहा था, सुहानी उसके पीछे। 7 फेरे, 7 वचन, मगर इस मंडप में कोई वचन दिल से नहीं लिए जा रहे थे। यहाँ सिर्फ एक कर्तव्य निभाया जा रहा था। फेरों के दौरान पंडित जी ने कहा, सप्तम फेरा सुख और साथ के लिए। रणदीप की आंखें एक पल को सुहानी से मिली, बेजान, ठंडी, जैसे वो कह रहा हो कि उम्मीद मत करना मुझसे किसी सुख या साथ की। मगर सुहानी अपनी पलकों को झुकाकर बस चुपचाप चलती रही। हर कदम पर उसकी आंखों में किसी अधूरे घर का सपना और टूटते भरोसे की परछाई थी। फेरे पूरे होते ही अब सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म पूरी की गई। रणदीप ने चुपचाप सिंदूर की डिब्बी उठाकर बिना कुछ बोले, बिना कोई नजाकत के सुहानी की मांग भर दी, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा हो। फिर उसी तरह से मंगलसूत्र भी उसकी गर्दन में पहना दिया। शादी संपन्न हुई तो दादाजी की आंखें नम हो गई थी। रणदीप और सुहानी अब दादाजी के पास गए और दोनों ने झुककर उनके पैर छुए तो दादाजी ने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जाकर मुझे तसल्ली हुई मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। सुहानी हल्का सा मुस्कुराई पर रणदीप खामोश रहा। दोनों ने अब मंजीत जी यानी कि रणदीप के चाचा जी और डिम्पी चाची के भी पैर छुए तो मंजीत जी ने खुश होकर रणदीप को अपने गले से लगा लिया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ दीप, चलो अब सब मिलकर खाना खाते हैं, आज घर में खुशी का दिन है। मगर रणदीप उनकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा और उसने बिना कोई भूमिका, बिना कोई भाव के साफ स्वर में कहा, मैं और सुहानी अब निकल रहे हैं दादाजी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शादी के बाद मैं वापस अपार्टमेंट लौट जाऊंगा। और तो और मुझे कल सुबह एक जरूरी मीटिंग के लिए मुंबई भी निकलना है। हॉल में सन्नाटा पसर गया। सबकी नजरें रणदीप पर टिक गईं, मगर डिम्पी जी मन ही मन मुस्कुराई। दादाजी ने धीरे से कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर सुहानी को तो कुछ दिन हमारे साथ रहने दो। और तुम भी कम से कम 2 घड़ी बैठकर खाना तो खा लेते नई बहू के साथ। ये रस्में हमारे लिए कुछ मायने रखती हैं दीप। मगर रणदीप ने कठोर आवाज में कहा, आपके लिए होंगी, मेरे लिए नहीं। मैंने आपकी बात मान ली, शादी कर ली। अब इससे ज्यादा की उम्मीद ना करें। मैं किसी ड्रामे में यकीन नहीं रखता। मुझे इस रिश्ते को दुनिया के सामने दिखाना नहीं, निभाना भी नहीं, बस मैनेज करना है अपने तरीके से। और हाँ, सुहानी मेरे अपार्टमेंट में ही रहेगी, जैसा प्लान था, इसीलिए वो मेरे साथ ही जा रही है। इतना कहकर रणदीप ने सुहानी की तरफ मुड़ते हुए कहा, अपना सामान पैक करो, हम अभी ही निकलेंगे। ये कहते हुए उसने गठबंधन अपने गले से निकालकर सुहानी को थमा दिया और खुद ऊपर सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। सब बस चुपचाप रणदीप को जाते हुए देखते रह गए थे। वहीं उसका ये बर्ताव सुहानी को भी पसंद नहीं आया था। दादाजी की आंखों में निराशा के भाव देखकर वो दुखी हो गई, पर वो कर भी क्या सकती थी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो तो खुद रणदीप के हाथों की कठपुतली थी। सुहानी उसी शाम रणदीप के साथ उसके अपार्टमेंट पर वापस लौट आई थी। दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया था। इस दौरान कई बार सुहानी श्रेया से भी मिलने गई, जो कि अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसका पैर का प्लास्टर निकल गया था और अब तो वो अपने पैरों पर खड़ी होकर इधर उधर टहलने भी लगी थी। आज भी सुहानी श्रेया से मिलकर ही आई थी। उसके आते ही मैथिली उसके लिए चाय बना लाई। वो उसकी देखभाल के लिए 24 घंटे मौजूद रहती थी। ऐसे में सुहानी को उसका साथ अच्छा लगने लगा था। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए घंटों उससे बातें किया करती, क्योंकि रणदीप का होना या ना होना एक बराबर था। वो बस सुहानी से तभी बात करता जब दोनों एक दूसरे के करीब आते थे। डिनर के बाद रात में आज फिर से
रणदीप ने उसे अपने रूम में बुलाया था। सुहानी को अब इस सब की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए दुख तो दिल के एक कोने में अब भी होता था, पर फर्क अब धीमे धीमे पड़ना बंद हो गया था। रूम में सुहानी को आते देखकर रणदीप ने धीमी आवाज में कहा, डोर लॉक कर दो। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए डोर लॉक किया और मुड़ी तो सोफे पर फैलकर बैठे रणदीप ने अपना वाइन का ग्लास साइड में रखकर अपना हाथ सुहानी की तरफ बढ़ाया तो सुहानी ने कुछ झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। रणदीप सीधा बैठ गया और अगले ही पल उसने सुहानी को एक झटके के साथ खींचकर अपनी गोद में बिठाया तो सुहानी चीख उठी। उसे रणदीप से इसकी उम्मीद नहीं थी। सुहानी ने उसकी लाल पड़ती आंखों को देखते हुए पूछा, आप ड्रंक हैं? रणदीप ने अपना चेहरा आगे बढ़ाकर सुहानी के गले में छुपाते हुए कहा, हाँ हूं। सुहानी को उसके होठों का स्पर्श अपने गले पर महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें भींचकर धीरे से कहा, मुझे आपको कुछ बताना था। रणदीप ने सुहानी की नाइट गाउन की नॉट खोल उसके गले में धीरे धीरे अपने होठों को घुमाते हुए कहा, सुन रहा हूं। पर उसकी हरकतों से परेशान सुहानी ने रणदीप को खुद से दूर करते हुए कहा, आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। मेरे पीरियड्स मिसिंग है। रणदीप ने सुना तो उसने सुहानी की आंखों में देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, ओके, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। उसका इतना ठंडा रिएक्शन देखकर सुहानी को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा था कि रणदीप कम से कम आज तो खुश होगा, मगर वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो तो सब छोड़कर उसमें खोया हुआ था। उसकी नाइट गाउन को कंधे से खिसकाकर अब वो हौले हौले उसके कंधे को चूम रहा था। सुहानी ने हिम्मत करके उसे रोकते हुए कहा, अब जब मैं प्रेग्नेंट हूं तो अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही वो अपनी गाउन ठीक करके रणदीप की गोद से उठ खड़ी हुई और वहां से जाने को हुई ही थी कि रणदीप ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंक गई कि तभी रणदीप उठ खड़ा हुआ और उसने एक झटके में सुहानी को अपनी गोद में उठाते हुए अपनी गहरी नशीली आंखों से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने कहा कि तुम्हें लगता है दैट यू आर प्रेग्नेंट, लेकिन तुम अभी श्योर नहीं हो। सो हाउ कैन यू? रणदीप बोलते हुए बीच में रुका और उसने सुहानी को ले जाकर बेड पर लिटाते हुए कहा, जब तक डॉक्टर कंफर्म नहीं कर देते तब तक तुम ना नहीं कह सकती, समझी? वो ड्रंक था, इसके बावजूद वो उसकी इतनी गहरी मगर साफ आवाज को सुनकर कांप उठी थी। सुहानी को अपनी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन महसूस हुई। वो चुप हो गई। वो जानती थी कि आज वो ड्रंक है, ऐसे में उससे ज्यादा बहस करना उसे भारी पड़ सकता है, इसीलिए वो चुप रही। आज पहली बार उसने रणदीप को ड्रंक पाया था, ऐसे में वो नहीं जानती थी कि वो ड्रंक होने के बाद किस तरह बिहेव करता है। रणदीप ने उसे अपनी काली आंखों से देखते हुए कहा, वेट करो, आता हूं मैं। इतना कहकर वो बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही सुहानी ने अब तक रोक कर रखी अपनी सांस को छोड़ा और अब वो जल्दी जल्दी सांस भरने लगी। रणदीप से करीबी अब उसे बहुत इफेक्ट करती थी। आजकल तो वो भी उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आता था, बल्कि बहुत जेंटल था। सुहानी अपनी सोच में गुम थी कि तभी रूम की लाइट ऑफ हुई और रणदीप उसके बगल में आकर लेट गया। सुहानी का दिल एक बार फिर से उसके मुंह में आने को था, क्योंकि आज ना जाने क्यों उसे रणदीप कुछ बदला बदला लग रहा था। और फिर वो अचानक से उससे लिपट गया और उसने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। सुहानी उसकी इस हरकत से जड़ हो चुकी थी, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करता था।
हमेशा वो सिर्फ बच्चे की खातिर ही उसके करीब आता और करीब आने के बाद वो उसे रूम से जाने को कह दिया करता था। कुछ देर तक यूं ही लेटी रहने के बाद सुहानी ने हिम्मत करके उसे पकड़ते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मगर कोई जवाब नहीं आया। सुहानी ने फिर से कोशिश करना चाही, मगर जैसे ही उसे उसकी गहरी सांसें महसूस हुई तो वो समझ गई कि वो सो चुका था। अगली सुबह सुबह की हल्की सी सुनहरी किरणें पर्दों के किनारों से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी। रणदीप की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपनी पलकों को झपकाया और माथे पर गिरते बालों की लट को पीछे किया। अगले ही पल उसके चेहरे की कठोरता लौट आई जब उसने महसूस किया कि उसके बाजू के नीचे किसी का वजूद सांस ले रहा है। उसकी नजर झटके से बगल में लेटी सुहानी पर पड़ी, जो कि उसकी छाती पर सिर रखे उसकी बाहों में उलझी हुई थी। सुहानी की सांसें उसके सीने पर हल्की गर्माहट छोड़ रही थी और उसके पैर रणदीप की जांघों पर उलझे थे। रणदीप की भौहें तन गई और जबड़े कस गए। सुहानी, उसकी आवाज में झंझनाहट थी, मगर सुहानी नींद में थी। हल्के से कुनमुनाई। रणदीप ने एक झटके से उसे अपनी बाहों से अलग करते हुए कहा, सुहानी, ये क्या तमाशा है? What the hell are you doing here like this? रणदीप की तीखी आवाज सुनकर सुहानी की आंखें घबराकर खुल गईं। उसने देखा कि रणदीप उसके सामने था, आंखों में गुस्से की लपटें। वो कुछ पल को समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। ये मेरा बेडरूम है और तुम्हारा यहाँ इस तरह मेरे साथ सोना? Who gave you the right? रणदीप का स्वर तीर की तरह चुभ रहा था। सुहानी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरे पर नींद और डर का मिला जुला असर था। उसने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, कल रात आपने ही तो। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो सफाई देने की कोशिश कर रही थी। रणदीप ने उसकी बात काटते हुए कहा, डोंट एक्ट इनोसेंट सुहानी, तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे को जन्म देना है। ये बीवी बनने का नाटक मत करो। मैं तुम्हें सिर्फ उस मकसद से घर में लाया हूं और तुम्हें उसी दायरे में रहना होगा। इज दैट क्लियर? सुहानी की आंखें भर आईं। उसकी जुबान तालू से चिपक गई थी, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। कल रात आप खुद ही तो। पर अगले ही पल रणदीप की कटार जैसी नजरें उसे चुप करवा गई। रणदीप ने गुस्से में नाक फुलाते हुए कहा, डोंट यू डेयर सुहानी, डोंट यू डेयर टू प्ले इमोशनल गेम्स विद मी। आई डोंट मिक्स बिजनेस विद इमोशंस। तुम मेरे साथ इस तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश भी मत करना, जो कि है ही नहीं। इतना कहकर वो बेड से उठा और सोफे पर पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए कहा, तुम्हें खुद अपनी जगह याद दिलानी पड़ेगी हर बार। रणदीप की बातों ने सुहानी के दिल में जैसे कोई चाकू सा घुमा दिया था। उसने खुद को चादर में सपेटते हुए अपनी आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश की, मगर जब रणदीप कमरे से जाने लगा तभी सुहानी की भरी हुई आवाज उसके पीछे गूंज गई, तो कल रात जो आपने किया वो क्या था मिस्टर मेहरा? आपने मुझे खुद अपनी बाहों में भरकर रखा था। क्या वो भी सौदे का हिस्सा था? रणदीप के कदम एक पल को रुके। उसकी मुट्ठियां भिज गईं, मगर उसने बिना पलटे डोर खोला और बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी कड़वाहट थी जिसमें गुस्से से ज्यादा खुद से भागने की कोशिश छुपी हुई थी। वहीं रूम में उसकी कड़वी बातों से सुहानी का दिल आज एक बार फिर से बुरी तरह से टूट कर रह गया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, रिश्ते केवल कानूनी समझौतों या शारीरिक जरूरतों से नहीं, बल्कि सम्मान और स्पष्टता से चलते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को दबाकर किसी इंसान को केवल एक जरिया या चीज की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हम न केवल उस इंसान का आत्मसम्मान चोटिल करते हैं, बल्कि खुद के भीतर की इंसानियत को भी खो देते हैं। रणदीप का सुहानी के प्रति दोहरा व्यवहार, एक तरफ नशा और जरूरत में करीब आना और दूसरी तरफ होश में आने पर उसी करीबी को तमाशा करार देना, ये दर्शाता है कि बिना भावनात्मक ईमानदारी के कोई भी रिश्ता केवल एक मानसिक और आत्मिक बोझ बनकर रह जाता है। सच्चा पुरुषत्व किसी स्त्री को अपनी जागीर समझने में नहीं, बल्कि उसके प्रति अपने व्यवहार की
जिम्मेदारी लेने में है। अब रणदीप का ये घमंड और व्यवहार उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर लेकर जाएगा, जानेंगे इस कहानी में। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।